हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि हम लोग ऊष्मा वाले चैप्टर में हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा। एक तो पढ़ा ऊष्माधारिता और दूसरा पढ़ा था विशिष्ट ऊष्माधारिता। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या संबंध है, दोनों आपस में एक तरह कैसे रिलेटेड है। कल हमने यानी कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो अलग अलग होती है। मैंने बताया था कि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4.2 जूल ऊष्मा उसे देना पड़ेगा। या फिर बर्फ की जो ऊष्माधारिता होती है वो 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यानी कि 1 ग्राम बर्फ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे 2.1 जूल ऊष्मा देना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने और भी देखा था कि पारा, जी हां, पारा जो कि थर्मामीटर में यूज होता है, उसकी ऊष्माधारिता 0.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1 ग्राम पारा के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 0.1 जूल ऊष्मा देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। और तो और इसमें हमने दो फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था। एक देखा था कि Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, जहां पर Q जो है वो पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा या फिर पदार्थ द्वारा मुक्त ऊष्मा होता है। M जो होता है बच्चों वो पदार्थ का द्रव्यमान होता है। C जो होता है वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है, और डेल्टा टी तो उस पदार्थ का तापांतर। क्लियर। और मैंने ऊष्माधारिता का फॉर्मूला बताया था S बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, और ऊष्माधारिता का परिभाषा क्या था, तो ऊष्माधारिता का सिर्फ और सिर्फ ऊष्माधारिता का परिभाषा था बच्चों कि किसी पदार्थ के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ का ऊष्माधारिता कहा जाता है। और विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या था, तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के 1 डिग्री तापमान यानी कि इकाई तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। क्लियर। तो ये सारी बातें के इन सभी बातों के बारे में मैंने कल डिस्कशन कर लिया था। तो आज जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छा एक बार थोड़ा मैं देख रहा हूं कि रेड वाले का इसमें बढ़िया आता है या नहीं आता है वीडियो में। देखें रेड वाला इसमें दिखता है या नहीं दिखता है, रेड मार्कर। चलो बहुत अच्छा दिखता है, हाँ बहुत अच्छा दिखता है। तो बच्चों आज जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऊष्माधारिता, हेडिंग लगाइए क्या, कि ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता में संबंध, यानी कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या संबंध है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दिख रहा है ना साफ साफ बढ़िया से, चलो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग लगाइए क्या, कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या संबंध है। तो बच्चों हमने कल पढ़ा था कि जो ऊष्माधारिता होता है, ऊष्माधारिता जिसको हम S से सूचित करते हैं, कैपिटल S से, वो क्या होता है, तो किसी पदार्थ के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी कि S इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। किसी पदार्थ के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी कि S बराबर Q अपॉन डेल्टा टी।
और इसी तरह से हमने पढ़ा था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम C से दर्शाते हैं। तो C बराबर हम पढ़े थे क्या कि Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, Q बराबर C बराबर Q अपॉन M डेल्टा T। यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के इकाई तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ध्यान से, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के इकाई तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों कि हमने लिखा है कि C इक्वल टू Q बटा M डेल्टा T। C बराबर क्या लिखा है, तो लिखा है हमने C बराबर Q बटा M डेल्टा T, सॉरी M डेल्टा T। अब ध्यान से देखिए S बराबर हमारा क्या है, तो S बराबर है Q अपॉन डेल्टा T, जो कि S क्या है, ऊष्माधारिता है। क्या हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि C बराबर 1 अपॉन M इंटू Q अपॉन डेल्टा T। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ऐसे कर दो, ऐसे लिख सकते हैं कि C बराबर 1 अपॉन Q डेल्टा T, Q अपॉन डेल्टा T, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और हमें पता है, क्या पता है कि सर ये जो S बराबर जो है वो Q डेल्टा T होता है। और अगर ऐसा होता है कि S बराबर Q डेल्टा T, तो हम क्या करेंगे कि C बराबर Q अपॉन डेल्टा T की जगह पर अगर S लिख दे तो हो जाएगा S अपॉन M, और यहां से बन जाएगा कि S बराबर M इंटू C, और ये बन गया दोनों में संबंध, ये बन गया दोनों में संबंध। S बराबर M इंटू C, जहां पर S क्या है, तो वो S जो है बच्चों वो ऊष्माधारिता है, M क्या है तो पदार्थ का द्रव्यमान है, और C क्या है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो ये हो गई ऊष्माधारिता, ये हो गई द्रव्यमान, और ये हो गई विशिष्ट ऊष्माधारिता। यानी कि हम यहां से ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में संबंध क्या है, तो हम लिखेंगे कि ऊष्माधारिता जो होता है वो द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्माधारिता, समझ में आया। यानी कि ऊष्माधारिता क्या है, तो द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल ऊष्माधारिता बन जाता है। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्माधारिता का गुणनफल क्या बन गया, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और यहां से फॉर्मूला भी आपको मिल गया कि S इक्वल टू M इंटू C, और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप इसे हमेशा याद करके रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक रिलेशन आप याद करके रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले, और इस रिलेशन को आप हमेशा याद करके रखेंगे, हमेशा आप अपने जहन में याद करके रखेंगे, अटा के रखेंगे। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये तो मैंने बात कर लिया कि एक ऊष्माधारिता होता है, एक विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। फिर मैंने ये भी बात किया था कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्यादा होता है वह पदार्थ देर से गर्म या देर से ठंडी होगी, तथा जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है वो पदार्थ जल्दी से गर्म यानी कि जल्द गर्म और जल्द ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने यह भी बताया था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो अनंत होता है, और विशिष्ट ऊष्माधारिता अनंत का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन करती है, अवस्था मतलब कि कोई ठोस से द्रव बन रहा है, कोई द्रव से गैस बन रहा है, तो उस वक्त उसकी तापमान नियत रहती है, और उस वक्त हम विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात ना करके हम किसकी बात करेंगे, गुप्त ऊष्माधारिता की, यानी कि गुप्त ऊष्मा की, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक है, चलिए
तो अब हम एक छोटा सा बहुत प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों, हेडिंग आप लोग लगाएंगे, जिसका नाम है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसको थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे, शॉर्ट में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे लॉन्ग जो है, इसका लॉन्ग फॉर्म है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि अलग अलग गैसों की अलग अलग मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। मोनोएटॉमिक के लिए अलग होता है, डायटॉमिक के लिए अलग होता है, पॉलीएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए अलग होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में नहीं, किसी और वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि आपको ये लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, देखिए मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के इकाई तापमान बढ़ाना हो तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड मेरे साथ जुड़ गया है, मोलर। मोलर, ये जो वर्ड है बच्चों मोलर, इसका मतलब होता है मोल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल, और मोल क्या होता है, एक मोल क्या होता है। तो आपको पता हो कि मोल बराबर क्या होता है। तो मोल बराबर होता है कि किसी भी पदार्थ के दिए गए भार बटा परमाणु भार, यानी किसी भी पदार्थ के दिए गए भार को अगर आप उस पदार्थ के परमाणु भार से विभाजित करते हैं तो आपको मोल प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की, और इस मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम छोटा सी से दर्शाते हैं। समझिए कि छोटा वाला सी है, आप ऐसा समझ लो, ऐसा मान लो कि छोटा वाला सी है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम स्मॉल सी से दर्शाते हैं। अब मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है, तो कहता है क्या कि किसी पदार्थ, खासकर अच्छा एक चीज और, कि ये जो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की जो हम बात करेंगे वो खासकर गैसों के लिए, किसके लिए हम बात करेंगे, तो गैसों के लिए, क्योंकि हम गैस के लिए जो है वो विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात ना करके किसकी बात करेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की। तो अगर हम मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता में अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ कौन सा आएगा, गैस आएगा। बात समझ गए? वो पदार्थ कौन सी आएगी, गैस आएगी। जब भी कहीं भी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात हो तो समझना कि किसकी बात हो रही है, गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात हो रही है। यहां पे पदार्थ में कौन रहेगा, गैस। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात हो तो किसकी बात हो रही है, तो यानी कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो कहता है क्या कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की पहले परिभाषा को देखें तो इसकी परिभाषा कहता है क्या कि किसी पदार्थ में क्या आ जाएगा, तो पदार्थ में आएगा गैस। लीजिए यहां पे भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो कहते हैं किसी पदार्थ के इकाई मोल का मतलब क्या हो गया, तो इकाई मोल का मतलब हो गया कि एक मोल। इकाई मोल का मतलब क्या हो गया, एक मोल। तो किसी पदार्थ यानी कि गैस के इकाई मोल के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि किसी पदार्थ में कौन सी पदार्थ की बात हो रही है, तो गैस की। इंपॉर्टेंट है,
किसी पदार्थ में किस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसके लिए, गैस के लिए। तो किसी पदार्थ है यानी कि गैस के इकाई मोल, मोल कैसा, इकाई मोल, यानी कि एक मोल के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जिसमें हम पढ़ते थे क्या कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के इकाई तापमान बढ़ाने के लिए, बस यहां पे द्रव्यमान हट के क्या आ गया है, मोल आ गया है। इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कह रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या है कि इकाई मोल के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। समझ में आ गया? तो बस थोड़ी सी फर्क है, वहां पर था द्रव्यमान, यहां पर क्या है, मोल। समझ में आया? बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो चिल मारो। चलो देखो आगे देखो। ठीक है, इसमें एक लाइन और जोड़ देंगे, क्या कि इसे स्मॉल सी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि इस मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का, इस मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, यहां पे सबसे पहले हम इसके मात्रक को लिखेंगे। कौन सा मात्रक रहेगा वो, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता को स्मॉल सी से सूचित करते, तो स्मॉल सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर क्या लिखेंगे, तो परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ यानी कि गैस के 1 मोल मात्रा को, 1 मोल मात्रा के तापमान को अगर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा को हम मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, यानी कि आवश्यक ऊष्मा बटा मोल बटा मोल गुने डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर Q क्या है, तो Q है ऊष्मा, यानी कि उस गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा या फिर उस गैस द्वारा मुक्त ऊष्मा। N क्या है, तो N है पदार्थ के यानी कि गैस के मोलों की संख्या। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, तो उसका तापांतर यानी कि गैस का तापांतर। और C क्या है, तो C जो है बच्चों वो है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो आप यहां से जैसे भी याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि Q बराबर एन सी डेल्टा टी, Q बराबर एन सी डेल्टा टी। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, Q क्या है, ऊष्मा है, N क्या है, मोलों की संख्या, डेल्टा टी क्या है, तापांतर, और C क्या है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और सबको मोल तो निकालने आता होगा ना, मोल निकालने तो आता होगा ना। मोल बराबर क्या होता है, तो किसी भी गैस या किसी भी पदार्थ के दिए गए भार बटा परमाणु भार को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसकी हम मात्रक की बात करते हैं कि इस मोलर विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो रहा है, तो ऊष्मा बटा मोल गुने तापांतर। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है भैया जूल, जिसको हम क्या लिखेंगे, जे का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, जूल। तो ऊपर में लिख दिए जे, ऊष्मा के लिए आ गया जे, बटा नीचे में क्या है एन, और एन क्या है, मोलों की संख्या। तो मोल को हम मोल ही लिख लेंगे, तो नीचे में हो जाएगा मोल इनटू, और क्या है,
नीचे में डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा टी है तापांतर, और तापांतर का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तो यहां से बन जाएगा जूल पर मोल केल्विन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस जूल मोल के पावर -1 और के पावर -1, यानी केल्विन के पावर -1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। वही अगर बात करें इसकी बीमा की, कि इसकी बीमा क्या होगी, डायमेंशन बीमा की बात करें, तो बीमा में क्या लिखेंगे? ऊपर में ऊष्मा है, तो ऊष्मा का बीमा क्या होता है? तो ऊष्मा का बीमा होता है बच्चों ml के पावर 2 T के पावर -2 बटा, नीचे में क्या है? मोल। m का मतलब क्या है? मोल, और मोल की बीमा जो है वो मोल ही होती है। और इसके साथ में क्या है? तापमान, और तापमान की बीमा हम K से लिखते हैं। तो यहां से हो जाएगा कि ml के पावर 2 T के पावर -2 मोल के पावर -1 और K के पावर भी -1। आप चाहो तो इस K की जगह थीटा लिख सकते हो, तो यहां से आ जाएगा कि ml के पावर 2 T के पावर -2 मोल के पावर -1 और थीटा के पावर -1। तो किसी किसी बुक में तापमान की बीमा थीटा लिखता है, किसी किसी बुक में तापमान की बीमा K फॉर केल्विन भी लिख देता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गई मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की कहानी। अब जो इसमें है कहता है कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता दो प्रकार के होते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होता है बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम दो तरह से पढ़ेंगे। लिखिए कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की बात करें। चलिए, हो गया। तो देखो, इसका जो दो प्रकार है ना, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात और कोई बड़ी चीज नहीं है इसके दोनों प्रकार में, बहुत आसान है। देखो कैसे, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। चलिए, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा की धारिता के दो प्रकार को, कि ये दो प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। तो पहला जो हम बात करेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की, वो हम बात करेंगे कब? तो वो हम बात करेंगे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। अभी नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है? तो मतलब कि हम बात करेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की ही, लेकिन कब? तो जब वहां का उस गैस का दाब क्या हो? नियत हो, प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, उसके प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तब हम अगर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अगर हम इसकी परिभाषा को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
आप थोड़ा सा सोचो, आप खुद से अपने माइंड में परिभाषा बनाओ, खुद से अपने माइंड में परिभाषा बनाने की कोशिश करो। तो क्या आप सोच रहे होंगे, क्या आप यही सोच रहे हैं कि नियत दाब पर 1 मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल राइट हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल राइट हो, कहीं भी कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हम परिभाषा को क्या लिख देंगे? तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, क्या कि नियत दाब पर 1 मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अच्छा, अभी तक जो हम बात करते सिर्फ मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की, तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो था इसको हम कैसे दर्शाते थे? तो C से दर्शाते थे। अब यहाँ पे दाब क्या हो गया है? नियत है, और दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो इसीलिए हम मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता हम लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो हम लिख दिए C। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रेशर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। दाब क्या है? नियत। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो इसलिए इसमें हम लगा देंगे P और बन गया CP। CP का मतलब कनॉट पैलेस मत समझना, दिल्ली का हार्ट, दिल्ली का दिल किसे कहा जाता है? कनॉट पैलेस को, CP को। तो वो वाली CP नहीं है, यहाँ पे अलग CP है। कभी आप दिल्ली जाओगे, अगर आप में से जो लोग दिल्ली में रहते होंगे या फिर दिल्ली जाओगे, तो वहाँ पे कनॉट पैलेस जरूर घूमना, वहाँ पे कनॉट पैलेस जरूर घूमना। कनॉट पैलेस जो है उसको दिल्ली का दिल कहा जाता है, ठीक है। तो यही वाली CP, अरे नहीं वो वाली CP नहीं, कनॉट पैलेस वाली CP नहीं है, CP अलग है। CP का मतलब है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत दाब पर, यानी कि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम CP से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसे CP द्वारा सूचित किया जाता है। देखो और सुनो, इसके फॉर्मूले में कोई बड़ा चेंजिंग नहीं, इसका कोई नया सूत्र नहीं होता। इस नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का कोई नया सूत्र नहीं होता, वे सिंपल वही सूत्र है। बस यहाँ पे जो हम लिख रहे थे C, अब हम लिखेंगे CP, यानी कि लिखेंगे कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि CP बराबर क्या लिखेंगे? CP बराबर क्या लिखेंगे? तो CP बराबर लिखेंगे कि CP बराबर क्या कहता है कि आवश्यक ऊष्मा किसके लिए? तो 1 मोल तापमान के 1 मोल के तापमान को 1 डिग्री परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम CP कहते हैं, यानी कि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो यहां से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि CP बराबर Q/N डेल्टा T, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्या कि Q बराबर N CP डेल्टा T, जहां पर N क्या है? तो N है मोलों की संख्या, CP क्या है? तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा T क्या है? तो उस गैस के, उस पदार्थ के तापांतर। बस यहीं पे कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब बाकी इसके जो विशेष बातें हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आप यहाँ पे फिर ज्यादा अगर हम इसके बारे में बात करने लगे तो आपका बाउंस कर जाएगा, आप अपना संतुलन खो बैठेंगे। तो इसलिए इतना ही पढ़ो जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। पढ़ेंगे इसके बारे में लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं
कि दूसरा कौन प्रकार का होता है? तो दूसरा जो प्रकार है वो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, कहता है कि नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसके पहले क्या था? नियत दाब। अब क्या हो गया है? नियत आयतन। अभी था नियत दाब, अब हो गया नियत आयतन। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अच्छा, यहां पर जो, अच्छा इसमें क्या होगा कि इसमें आयतन जो है, आयतन जो है वो क्या है? नियत है। आयतन जो है वो क्या है? नियत है। यानी कि यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आयतन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो इसकी परिभाषा भी सिंपल सा है, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि नियत आयतन पर एक मोल गैस, एक मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत आयतन का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। मोलर, नियत आयतन का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। अच्छा, वहां पे ऊष्माधारिता क्या, यहां पे नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम सीपी से दर्शा रहे थे, सीपी से। यहां भी क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सी। लेकिन अच्छा सॉरी, मोलर विशिष्ट होना तो क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नियत आयतन पर है। तो नियत आयतन, तो आयतन क्या है? कांस्टेंट। और आयतन को हम इंग्लिश में लिखते हैं भी, यानी कि वॉल्यूम। तो इसलिए हम इसको दर्शाएंगे सीवी से। तो इसकी फॉर्मूला सिंपल सा क्या, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि इसे सीवी द्वारा, सी लिख के नीचे में छोटा सा भी लगा, तो इसे सीवी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यहां से फॉर्मूला बन सकता है कि सीवी बराबर आवश्यक ऊष्मा बटा एन डेल्टा टी। यही ना, गैस के 1 डिग्री तापमान को, गैस के 1 मोल के, यानी कि गैस के मोल के तापमान को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, और नियत आयतन पर, तो इसलिए सीवी, यानी कि सीवी कहा जाता है। यहां से आप ऐसे भी ऐसे Q बराबर एन सीवी डेल्टा टी। बस कहानी खत्म। ओके टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। ओके टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। बस नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, इसका यूज होता है गैसों के संदर्भ में हम करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इसके बाद तब, यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में कि सीवी कहां, सीपी कहां यूज होगा, सीवी कहां यूज हो जाएगा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी का मान क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी का मान क्या होता है, डायएटॉमिक गैस के लिए सीपी का मान क्या होता है, डायएटॉमिक गैस के लिए सीवी का मान क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कब? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब देखेंगे तब। बात समझ में आई? यहां पे याद रखिएगा कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत दाब पर, उसको कैसे दर्शाते हैं? सीपी से। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत आयतन पर कैसे दर्शाते हैं? सीवी से। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत दाब पर क्या होता है? तो कहता है कि नियत दाब पर 1 मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है, और इसे सीपी द्वारा दर्शाते हैं। सीपी क्या है? तो सीपी है कि सीपी क्या है? तो नियत दाब का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। गलती से आप इसको कनॉट पैलेस, दिल्ली का दिल मत समझ लेना। सीपी का मतलब गलती से आप इसको दिल्ली का दिल, कनॉट पैलेस मत समझ लेना भाई।
ये नियत दाब की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को सूचित करता है। ठीक है, फिर आती है नियत आयतन का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो नियत आयतन का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या कहता है? तो कहता है कि नियत आयतन पर 1 मोल गैस के तापमान को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत आयतन का मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। और इसे हम CV द्वारा दर्शाते हैं, CV द्वारा दर्शाते हैं। सी लिख के नीचे में छोटा सा भी लगा दो, हो जाएगा CV। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हो गया? चलिए देखो, मैं इतना लिख के पढ़ाता हूं इसलिए ना, क्योंकि देखो जो बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो नोट्स बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो नोट्स अपना आराम से बनाते चले और साथ साथ हमारे साथ पढ़ते भी चले। क्या बोलते हैं तुम लोग ना, कभी दिल्ली घूमने के लिए जरूर जाना, CP जरूर जाना। बच्चे सोचते होंगे सर आप एक ही गाना को बार बार गाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या? बात सही यार, इसके अलावा कोई और गाना ना समझ में भी नहीं आता, मतलब सुनने में मन ही नहीं करता है। ये गाना एकदम दिल को छू रखा है। चलो नेक्स्ट, अब जो है हम बात करेंगे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, सुनने का, विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए। देखो हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, टोटल A to Z। आपका एक टॉपिक नहीं छूटेगा, एक पॉइंट नहीं छूटेगा, एक चैप्टर छूटेगा, पूरा A to Z पढ़ाएंगे। जितना मेरे पास है उतना तुम लोग को दे दूंगा, इतना बिल्कुल गारंटी है। जितना मेरे पास है उतना बिल्कुल आपको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने फिजिक्स के नॉलेज को आपके हाथों में सौंपता हूं और आप इसे किस तरह से अपने पास में रखेंगे ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। क्या हेडिंग लगाएंगे? तो हेडिंग लगाएंगे हम कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता एवं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता में संबंध। अब देखो कि विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता में संबंध क्या है। रेड वाला नजर आ रहा है ना अच्छे तरीके से? मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ बढ़िया से। सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा नजर आ रहा है, चकाचक लग रहा है। क्या बात है, चकाचक, एकदम चौचक लगा था। हो चौचक, भोजपुरी में लोग बोला था ना चौचक लगा था, तो रेड वाला एकदम चौचक लगा था। चलो देखो होता है क्या, पहले विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो हमें पता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। तो होता है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, धारिता जिसको हम कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल C से। विशिष्ट ऊष्माधारिता इसको दर्शाएंगे हम कैपिटल C। ये मान लो कि कैपिटल C है, ठीक है। बराबर क्या होता है? तो आवश्यक ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुने डेल्टा T, यानी कि इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की, कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता भी जस्ट पढ़ें कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जिसको हम छोटका सी, स्मॉल सी, मान लो कि स्मॉल सी, इसीलिए मैं 2 मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। बराबर क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि आवश्यक ऊष्मा बटा मोलों की संख्या इंटू डेल्टा T। यही ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लो। कुछ देर के लिए मानो ना यार, कुछ देर के लिए मानो, मानने में क्या जाता है, कुछ देर के लिए मान ले भाई। चलो ये हो गया इक्वेशन 2।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे n क्या है बच्चों, n बराबर क्या है, तो n बराबर है, यहाँ पे n किस चीज को सूचित करता है, तो n जो है n बताता है कि मोलों की संख्या, किस गैस का मोल, किस गैस कितना मोल है, कौन सी गैस कितना मोल है, कौन बता रहा है, n, यानी कि n जो है वो बताता है मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या n बराबर हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि किसी भी गैस के दिए गए, n बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि n बराबर किसी भी गैस के दिए गए भार बटा परमाणु भार, जिसको हम दिए गए भार को स्मॉल m से सूचित करेंगे और परमाणु भार को कैपिटल M से। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है, n बराबर क्या होता है, कैपिटल M, सॉरी स्मॉल m बटा कैपिटल M, जहां पे कैपिटल M क्या है, परमाणु भार, और स्मॉल m क्या है, दिए गए भार। मान लो कि 5 ग्राम 10 ग्राम, ऐसा मान लो कि आपको दे दिया गया कि 16 ग्राम O2 में कितना मोल, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल, तो ये 16 ग्राम क्या हो गया, दिए गए भार था 16 बटा O2 का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, तो 16 बटा 32, 16 बटा 32 2, यानी कि 0.5 मोल, यानी कि आधा मोल, तो इसको हम बोलते हैं मोल। तो ये 16 ग्राम जो हो गया वो दिए गए भार हो गया, और O2 यानी कि ऑक्सीजन का जो क्या है परमाणु भार कितना, 32। तो बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हम मोल निकालते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो कि n बराबर मोलों की संख्या बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M आ रहा है। स्मॉल m क्या है, दिए गए भार, और कैपिटल M क्या है, परमाणु भार। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कि समीकरण 2 है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में n का मान रखने पर, समीकरण 2 में n का मान रख दो, तो समीकरण 2 क्या है, तो कहता है कि c बराबर, c कौन सा, स्मॉल c बराबर q बटा n डेल्टा t, यही ना। तो c बराबर, n बराबर हमारा क्या है बच्चों, तो n बराबर हमको दिया हुआ है कि स्मॉल m बटा कैपिटल M होता है, जहां पर अभी मैंने लिखा है। तो क्या हम इस n की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि q बटा n की जगह हम क्या लिखेंगे, तो स्मॉल m इंटू डेल्टा टी बटा क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो यहां से कैपिटल M ऊपर चला जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कैपिटल M इंटू क्यू बटा स्मॉल m इंटू डेल्टा टी। समझ में आया, ये क्या हो गया, कैपिटल में ऊपर गया, तो यहां से c बराबर क्या बन गया, तो कैपिटल M इंटू क्यू बटा स्मॉल m इंटू डेल्टा टी, और एक स्मॉल m बटा कैपिटल M कहां से आ गया, तो ये आ गया क्योंकि अभी जस्ट मैंने बात किया कि मोल बराबर n बराबर होता है स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m क्या है, तो दिए गए भार, बटा कैपिटल M क्या है, परमाणु भार। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, तो यहां से हमें स्मॉल सी है ना, ये स्मॉल सी है, ध्यान रखिए स्मॉल सी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता स्मॉल सी। अब इस स्मॉल सी बराबर हम क्या लिखेंगे, रेड वाले से लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा होगा। तो स्मॉल सी बराबर अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि स्मॉल सी बराबर लिख देंगे कैपिटल M क्यू बटा स्मॉल m इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल सी बराबर कैपिटल M इंटू क्यू बटा M डेल्टा टी, यही है ना। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये वाला विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर, कैपिटल C बराबर क्या है, तो Q बटा M डेल्टा T, जहां भी क्या है Q बटा M डेल्टा T, यानी कि कैपिटल C बराबर है बच्चों, यानी कि यहां पर कैपिटल C बराबर, ऐसे मत लिखो इसको, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब लिखो, तो कैपिटल C बराबर हमें क्या दिया हुआ है कि Q बटा M डेल्टा T, ऐसा होता है जहां पे हमने मोलर
यहाँ पे हमने विशिष्ट उष्माधारिता के बारे में हमने ये पढ़ रखा है क्या, कि कैपिटल सी बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि C बराबर कैपिटल एम को कैपिटल एम ही छोड़ देंगे, कैपिटल एम को हम कैपिटल एम छोड़ देंगे, और Q बटा एम डेल्टा टी बराबर C लिख सकते हैं, क्योंकि Q बटा एम डेल्टा टी बराबर क्या होता है, C होता है। Q बटा एम डेल्टा टी बराबर क्या होता है, C होता है। तो क्या लिखेंगे कि स्मॉल c बराबर एम इनटू, और आ जाएगा इसके साथ में कैपिटल C, और ये बन गया दोनों में संबंध, रिलेशन। अगर आप यहां से देखें तो ये स्मॉल c क्या है, तो स्मॉल c है मोलर विशिष्ट उष्माधारिता। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि मोलर विशिष्ट उष्माधारिता बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर लिखेंगे परमाणु भार इनटू, गुना में क्या हो जाएगा, तो इसके गुना में हो जाएगा C मतलब कौन सा C, विशिष्ट उष्माधारिता वाले, तो गुने विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये भी रिलेशन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोलर विशिष्ट उष्माधारिता में यही इतना, क्योंकि इसके बाद इसके अलावा जो भी हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट कर लिया। तो बच्चों आज के लिए बस यही इतना, फिर आगे की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का क्या सिद्धांत होता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यानी कि कैलोरीमिति के सिद्धांत और विशिष्ट उष्माधारिता और मोलर विशिष्ट उष्माधारिता को मिलाकर किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे, या फिर किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उस वीडियो लेक्चर में क्या बात करेंगे, तो उसमें और भी हम बात करेंगे गुप्त उष्मा के बारे में। जो मैंने कहा है कि जब किसी पदार्थ का ताप नियत होता है तो उस वक्त उसके विशिष्ट उष्माधारिता का मान अनंत हो जाती है, और कब, तो वो तब होता है जब वो पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करती है, और जब पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उस वक्त हम विशिष्ट उष्माधारिता की बात ना करके हम गुप्त उष्माधारिता की बात करते हैं। तो एक्चुअली वो गुप्त उष्माधारिता है क्या, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आज के लिए बस ये इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।